हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भविदी पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारे कंप्यूटर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग कंप्यूटर की जो रोम के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमारा कुछ पावर फेलियर होने की वजह से जो आपका लेक्चर था वो बीच में ब्रेक हुआ। लेकिन आज हम उसको फिर से थोड़ा सा रोम के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपको टाइप्स ऑफ रोम बताऊंगा। देन उसके बाद कुछ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। और फाइनली फिर हम आज एंटर करने वाले हैं हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम पर, सॉफ्टवेयर के बारे में। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसमें आप लोगों ने अक्सर चीजें देखी कि हार्डवेयर क्या होता है ना। हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपने देख लिए। फिर आपने हार्डवेयर की ही पूरी स्टडी कर ली कि हार्डवेयर में अगर हम लोग सीपीयू को देखें तो सीपीयू क्या होता है। सीपीयू में तीन चीजें आपको बताई गई थी। सीपीयू में जो होता है वो कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको एएलयू कहते हैं, और फिर आपका मेमोरी यूनिट यानी एमयू होता है। ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, सारी चीजें आपने देख ली थी। देन आपने स्टोरेज के ऊपर पढ़ाई की, जो आपका हार्डवेयर का ही पार्ट है। स्टोरेज एक तरीके का हार्डवेयर है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी यूनिट होती है जो आपको दिखाई देती है। हार्डवेयर वो होता है जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो स्टोरेज भी पढ़ रहे हैं ये भी आपका हार्डवेयर का ही एक पार्ट आने वाला है। अब इसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो वो आपका जो है बिल्कुल ही एक ऐसी चीज होगी जो इनटेंजिबल होगी, जो कि आपको विजिबल नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन आज हमारे इस लेक्चर नंबर 4 में हम करने वाले हैं हमारा फिर से थोड़ा रोम वगैरह की जो स्टडी उसको करते हैं, रोम क्या होता है वगैरह, और फिर उसको आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रोम का फुल फॉर्म, आपको जो याद रखना वो है रोम का फुल फॉर्म। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आप सभी जानते हैं रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये जो रीड ओनली मेमोरी होती है ये क्या होती है ना। तो ये क्या करती है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होती है। हमारे मोबाइल्स में जैसे आप देखते हैं कि हमारा मोबाइल 64 GB 128 GB इस टाइप का जो फोन आता है, तो ये आपका नॉन वॉलेटाइल कैटेगरी में जाता है। यानी कि इसमें जो आप डेटा स्टोर करते हैं वो पावर फेलियर होने पर या स्विच ऑफ होने पर डिलीट नहीं होता है, जिसको हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। ठीक, इसके टाइप्स की जब बात की जाएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। टाइप्स में आपको तीन टाइप की रोम मिलने वाली है। एक आपको मिलेगी पी रोम। एक कौन सी होगी, पी रोम। ठीक है, पी रोम का मतलब होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, देन होगी आपकी ईपी रोम। फिर क्या होगी, ईपी रोम। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फिर आएगा आपका ईईपी रोम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इस टाइप से होगा। क्या बात है, आज स्टूडेंट्स लाइव नहीं है। क्लास चल रही है ना आपकी। 1 सेकेंड। चलो ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। है ना, तो हमने कहा कि हमारे पास तीन टाइप की रोम है। एक पी रोम होगी, एक ईपी रोम होगी, और एक ईईपी रोम होगी। इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ रही है प्रोग्रामेबल। मैं केवल इसी पे मार्क करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट रोम का फुल फॉर्म तो पता चल चुका है। आप केवल ईईपी रोम की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास है क्या, पी रोम। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल। अब प्रोग्रामेबल का मतलब क्या, एक ऐसी मेमोरी जो इनिशियली ब्लैंक हो लेकिन जिसमें आप कुछ डेटा
फीड कर सकते हैं, डेटा आप डाल सकते हैं, वैसी आपकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इनिशियली ये कैसी होती है, इनिशियली ये ब्लैंक होती है, जिसको आप या मैन्युफैक्चरर या कोई भी है ना, यूजर हो चाहे मैन्युफैक्चरर हो, इनमें से कोई भी इसके अंदर डेटा अपलोड कर सकता है। ये मेमोरी कहलाती है आपकी कौन सी मेमोरी, ये कहलाती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें इनिशियली कोई प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं होता है। देन हम बात करें कि ये जो आपकी ये जो आपकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, अगर एक बार इसमें आपने कोई प्रोग्राम इंसर्ट कर दिया, एक बार आपका जो प्रोग्राम है इसमें लोड हो गया, इसमें आपने राइट कर दिया, राइट करना मतलब उसके ऊपर कुछ लिखना, या राइट करना मतलब कि उसमें स्टोर कर देना, देन उसके बाद आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर वो फॉल्ट हो जाता है, कोई बाई मिस्टेक एरर आ जाता है किसी फाइल में, तब भी वो फाइल जो होगी वो एज इट इज ही रहेगी, उसमें कोई भी आप, इन जनरल टर्म में हम कहते हैं कि अगर कोई फाइल करप्ट हो जाती है, तो अगर करप्टेड फाइल है तो करप्टेड ही रहेगी, उसको आप एडिट या मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं या अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार राइट करने के बाद वो एज इट इज रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी ईपी रोम के बारे में। किसके बारे में? ईपी रोम। ईपी रोम में इरेजेबल है ना, प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। ठीक है, अब ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, तो एक ऐसी रोम जिसको हम प्रोग्राम तो कर सकते हैं लेकिन उसको हम इरेज भी कर सकते हैं। एक ऐसी रोम जिसको आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं, ऐसी आपकी रोम कहलाती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें। दिस टाइप ऑफ रोम कैन हैव इट्स कंटेंट इरेज्ड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट। याद रखना, इसमें जो है अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा आपका प्रोग्राम जो है वो डिलीट किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है और देन रीप्रोग्राम किया जा सकता है बाय मैन्युफैक्चरर और यूजर, जो भी उसको यूज कर रहा है। तो ये इसकी खास बात है। ठीक है, अब ये किस टाइप की होती है, जैसे आप लोगों ने पहले जो है ना एक वो सीडी टाइप देखा होगा, आप लोगों ने ऐसी एक ड्राइव देखी पहले, पहले जो प्रचलन में हुआ करती थी। ठीक है, ये क्या है, तो ये जो है आपका एक तरीके की सीडी है। क्या है ये? सीडी। आप समझते होंगे शायद, मेरे ख्याल से सीडी किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो सीडी होती थी ना, इसमें क्या होता था कि आप इसको इंसर्ट करते हैं सिस्टम में, ठीक है, इसको सीडी बोल दीजिए या आप इसको डीवीडी बोल दीजिए। इसको आप पहले सिस्टम में इंस्टॉल करते थे, इंसर्ट करते थे, देन उसको आप रीड या राइट जो भी करवाते, तो ये ना, ये यहाँ के जो पार्ट होते हैं धीरे 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 इसके स्क्रैच आ जाते हैं, इस पे जो है ना खराब हो जाता है ये। तो जब आप इरेजेबल प्रोग्रामेबल की बात करते हैं, तो इसका कांस्टेंट इरेजिंग एंड रीराइटिंग से ये जो आपकी चिप होती है या ये जो आपकी डीवीडी होती है, ये रेंडर कर सकती है, इसमें कुछ एरर आ सकती है। तो इसको खत्म करने के लिए एक और चीज आती है विच इज ईईपी रोम। क्या है? ईईपी रोम। और ईईपी रोम क्या है, तो ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब अब आपको जो डिलीट करना है या कोई भी चीज इरेज करना है तो इलेक्ट्रिकली कर पाएंगे, जैसे कि हमारी पेन ड्राइव होती है। ठीक है, आप लोगों ने, सभी लोगों ने पेन ड्राइव यूज की होगी, पेन ड्राइव देखी होगी, आप इसमें कितनी भी बार डेटा डाल दीजिए, कितनी भी बार डेटा इंसर्ट करके उस डेटा को जो है रिमूव भी कर दीजिए, इरेज भी कर दीजिए, तब भी आपका जो है ये जो आपकी रीड ओनली मेमोरी है कभी वॉलेट खराब नहीं होगी, कभी रेंडर नहीं करेगी। ठीक है, और क्योंकि इसको इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं, इसीलिए इसको सिमिलर टू फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, और फ्लैश मेमोरी का बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो बेस्ट एग्जांपल आपका पेन ड्राइव है। ठीक है, पेन ड्राइव को ही फ्लैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें वही हैं, इसमें कोई भी रेंडरिंग नहीं होगी और ये आपकी रोम, तीनों टाइप की रोम खत्म होती है। ठीक, रोम पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पहले भी रोम पर जब क्वेश्चन आया तो उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन बना था कि कौन सी जो होगी, इसका फुल फॉर्म क्या है वो याद रख लो पहले नंबर पे, तो फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद इनका थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें जो यहाँ नाम में लिखा है वही इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक चीज है जिसको हम कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये क्या होता है सर, ये कौन सी चीज है या ये क्या बला आ गई बीच में, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, ये क्या है, ये प्रोग्राम है। ये पहली बात तो क्या है, प्रोग्राम है जिसको कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर
द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है, आप सभी लोग जो प्रोसेसर बोलते हैं एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर है, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं ना, हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर, मोबाइल का प्रोसेसर, वो क्या है सब, तो वो आपका माइक्रो प्रोसेसर है। और ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, इसका सबसे पहले स्टार्ट यूज किया जाता है एट द टाइम ऑफ पावर ऑन। जब आपका सिस्टम पावर ऑन हो रहा होता है तो किस सिस्टम का यूज करता है, तो वो करता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का यूज। देखो पढ़ो, आपको मिलेगा भी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द प्रोग्राम अ कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर यूजेस टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर इट्स पावर ऑन। ठीक है, देखो क्या होता है, सबसे पहले आप पावर ऑन करते हैं, एक चीज होती है जो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ये देखो कंप्यूटर पता है कैसे स्टार्ट होता है, हाउ कंप्यूटर स्टार्टेड। पहला, सबसे पहले हम लोगों को करना होता है पावर ऑन। ठीक है, जब आप पावर ऑन कर देते हैं तो कंप्यूटर जो है ना, वो क्या करता है, सेल्फ टेस्ट करता है, मतलब सारी चीजें ठीक ठाक है या नहीं है ये कंप्यूटर करता है। देन उसके बाद इसमें आपका बायोस का काम आता है। ठीक है, और इसी को आप कह देंगे बूटिंग। बूटिंग और ये दोनों सेम टाइम पर होती है। ठीक है, ये दोनों क्या होती है, सेम टाइम पर, मैंने आपको कल बूटिंग बताई थी। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, आपको विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे मेन स्क्रीन आ जाएगी आपकी, मेन या होम स्क्रीन, या फिर आप इसको कहेंगे आपका डिस्प्ले आ जाएगा। तो सीक्वेंस है, ये क्या है, आपकी एक सीक्वेंस है। ठीक, तो कभी कभार पेपर में ना सीक्वेंस के मामले में आपको कुछ ना पूछकर सबसे पहले एक ही बात पूछ लेता है, वो क्या है, तो वो है पीओएसटी। क्या है वो, पीओएसटी, बस इतना सा पूछेगा। सीक्वेंस स्टार्ट होने की सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस है पीओएसटी, मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पीओएसटी कहलाता है। ठीक है, तो यही यही जो आपके बीआईओएस है, बीआईओएस में क्या होता है, तो इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर, इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर that runs when your power on, your computer performing in an initial pack of diagnostic test। diagnostic test बता था, POST post, ये POST post है ना, लिखा हुआ भी है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट टू सी इफ देयर एनी इशू विद द हार्डवेयर। सारे के सारे जितने भी इक्विपमेंट उससे अटैच्ड है, उन सभी के जो भी सॉफ्टवेयर हैं, उन सभी को, या हार्डवेयर के जितने भी इक्विपमेंट वहां पर कनेक्टेड, हार्डवेयर कनेक्टेड है, उन सभी को चेक करता है सबसे पहले, उसको आप पीओएसटी कहते हैं। ठीक है, POST is the first step in your hardware's boot sequence. The machine won't continue with the boot sequence if the post fail। अगर मान लीजिए कि आपके सिस्टम में कोई हार्डवेयर फेलियर चल रहा है, या कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा, वहीं से आपका सिस्टम ऑन होना बंद हो जाएगा। तो ये चीज आपकी कहलाती है POST। और BIOS पहला सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है हमारे कंप्यूटर के द्वारा, जब हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं। ठीक है, अब एक टर्म आई थी अभी थोड़ी देर पहले, फ्लैश मेमोरी, है ना, आप लोगों को याद भी होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग फ्लैश मेमोरी के बारे में बात कर रहे थे, क्या होती है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो ये एक तरीके की स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहते हैं। अब आप देखिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव, आपका पेन ड्राइव जो होता है वो सॉलिड स्टेट में ही, ठीक है, पेन ड्राइव जो होता है सॉलिड स्टेट में है। This type of portable storage has become very popular because it's very low price and high storage capacity compared to its राइवल्स। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क टाइप की जितनी भी चीजें होती थी पहले, जो यूज होती थी, वो काफी ज्यादा महंगी होती थी। लेकिन ये जो है आपका फ्लैश ड्राइव, जैसे पेन ड्राइव, 300-400 रुपए में भी कंपनीज जो है वो अपना पेन ड्राइव देती है, और आपको उसमें 8 GB 16 GB इस टाइप की। हाँ, आप अगर अच्छी कंपनी की पेन ड्राइव लेने जाएंगे तो महंगी पड़ती है। ज्यादा हाई स्पीड वाली पेन ड्राइव आप लोगों ने कभी देखा होगा, यूएसबी 2.0, यूएसबी 3.0, पोर्ट के अकॉर्डिंग साइज, स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड जो है उसके अकॉर्डिंग है यूएसबी का, वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो अभी अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो आप 300 रुपए तक में भी कोई 16 GB तक की भी पेन ड्राइव आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये क्या चीज है, ये है फ्लैश ड्राइव, जिसमें आपको स्टोरेज ज्यादा मिलती है, लेकिन ये चीप होती है, ये सस्ती होती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव आर रिगार्डेड एज द being robust and the reliable because they have no moving part with the data stored in the semiconductor chip।
इसमें जो है डेटा जो है वो कहाँ स्टोर होता है, सेमीकंडक्टर चिप में। जैसे आपकी पेन ड्राइव है, उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। आप लोगों ने कभी अगर देखा हो तो ये जैसे मान लीजिए आपकी हार्ड डिस्क है, ये क्या है आपकी हार्ड डिस्क, ये मैंने क्या बना दिए हैं, ये मैंने पोर्ट बनाए हैं, ठीक है, ये मैंने इसका पोर्ट बनाया। ठीक, इसके अंदर पता है क्या होता था, इसके अंदर रोटेटिंग पार्ट लगा होता है। पेन ड्राइव के अंदर क्या लगा होता है, रोटेटिंग पार्ट लगा होता है। ये रोटेटिंग पार्ट जो है ना, जिसके ऊपर आपकी एक नीडल भी चलती रहती है, नीडल है, ठीक है। ये आपकी क्या थी, ये हार्ड डिस्क, इसी को आप बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, ठीक है। अब इसकी जगह अगर हम बात करें तो हमारे पास अब क्या आने लगी है, अब हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी वाली चीज आने लगी है, जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, एसडीडी, एसएसडी। आप लोगों ने अगर कंप्यूटर या आपने कभी ऐसे कहीं यूज आया हो आपका, आप मार्केट गए हो और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई आपको काम करना हो, तब वहां पर ये बात दुकानदार द्वारा बताई जाती है। एचडीडी पहले आती थी, इसमें जो है ना ये रोटेटिंग व्हील था, ये क्या था, रोटेटिंग व्हील, या रोटेटिंग पार्ट कह देता हूं मैं इसको। जिसकी वजह से होता क्या है कि इसके जो खराब होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है ना, हाई चांसेस ऑफ फेलियर या डैमेज, क्योंकि जो चीज मूव करेगी वो खराब होगी, अगर एक जगह रखी होगी कोई चीज तो वो खराब होने के चांसेस कम है। लेकिन यहाँ पर जब एसएसडी की बात करते हैं तो यहाँ पर नो मूविंग पार्ट है, यहाँ पर नो मूविंग और रोटेटिंग पार्ट आपके पास आता है। अब जब कोई रोटेटिंग पार्ट आ ही नहीं रहा है तो क्या आप मुझे बताइए खराब होगा, है ना। लाइफ इंक्रीजेस, इससे क्या हो जाएगी, उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और यहां पर आप ये बात समझिए कि सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, इसमें डेटा जो है वो डेटा स्टोर जो होता है वो किस में होता है, तो वो होता है सेमीकंडक्टर, किसमें होता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। याद रखेंगे डेटा जो स्टोर होता है वो किस में होता है, तो डेटा सेमीकंडक्टर में स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप एचडीडी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो डेटा स्टोर होता है, डेटा डेटा स्टोरेज दो टाइप से हो सकता है यहाँ पर, एक या तो मैग्नेटिक फॉर्म में, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल फॉर्म में आपका डेटा यहाँ पर स्टोर होता है, क्लियर। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, आप याद रखें इस डिफरेंस को, क्योंकि आजकल की ये रीसेंट टेक्नोलॉजी है। ये प्रीवियसली यूज्ड, ठीक है। ये थोड़ा पुराना हो चुका है, हालांकि अभी भी हमारे, ये थोड़ी सस्ती होती है ना, ये थोड़ी सी क्या होती है, चीप होती है। और जब आप सॉलिड स्टेट ड्राइव को देखेंगे तो ये हल्की सी कॉस्टली होगी, किससे, आपके एचडीडी से, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके बारे में मैंने आपको फ्लैश मेमोरी के बारे में बता ही दिया, ये ध्यान रखेंगे आप। फ्लैश मेमोरी में देखें, the technology already exists in the form of flash memory used to be stored the basic input output devices of a motherboard। मदरबोर्ड कहाँ होता है, अब अच्छा मदरबोर्ड भी आपको सबको पता होना चाहिए। मदरबोर्ड जो होता है, ये मदरबोर्ड क्यों कहलाता है, बिकॉज इट कैरीज all the small equipments जैसे आपके पास क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, है ना। ये सारे की सारे जो हैं, इवन मेमोरी यूनिट भी,
ये सब जो चीजें हैं वो कहाँ लगी होती है, आपकी मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, इसलिए उसको मदरबोर्ड बोला गया है। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले BIOS में यूज ऑलरेडी हो रही थी, बाकी चीजें ठीक है। देखो यहाँ पर अगली पॉइंट क्या लिखा है, अनलाइक, ये इसको हटा देते हैं। Unlike ROM, flash memory can be read from and written, and unlike ROM, it does not require power to retain data. ठीक है, फ्लैश मेमोरी को कभी भी डेटा स्टोर करने के लिए या रखने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? आपको भी पता है कि अगर पेन ड्राइव में आपने कोई चीज अगर इंस्टॉल की हुई है या आपने पेन ड्राइव में कोई चीज लोड की हुई है, तो उसको आप अगर निकाल भी देंगे अपने सिस्टम से तो उसको अलग से पावर नहीं देना पड़ती, वहां पर डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है। ठीक है, although these devices typically cannot hold as much as hard disk या आप उसको कहेंगे CD रोम या DVD, जो आपकी फ्लैश मेमोरीज होती है उनमें उतना ज्यादा भी डेटा स्टोर नहीं होता है। थोड़ी सी पुरानी बात है, क्योंकि आजकल तो आपकी पेन ड्राइव जो है या मेमोरी कार्ड जो है वो काफी बड़े स्टोरेज के साथ में आने लग गए हैं। ठीक है, चलिए अब ये सारी बातें जो आपने अभी तक पढ़ी है ना, तो आपने क्या पढ़ा, आपने स्टोरेज यूनिट पढ़ रहे थे, आप स्टोरेज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज में आपने देखा कि हमारे पास दो टाइप का स्टोरेज है, हमारे पास दो टाइप का स्टोरेज है, वन इज प्राइमरी एंड अनदर इज सेकेंडरी। प्राइमरी को आप क्या कहते हैं, प्राइमरी को ही आप मेन मेमोरी भी कहते हैं, मेन। और या इसी को आप कह देते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, तो आपकी ये हो गई प्राइमरी या मेन मेमोरी और ये सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी में आपने फर्दर क्लासिफिकेशन किया और आपने कहा कि ये प्राइमरी जो है ये भी दो टाइप की होगी, वन इज रैम एंड अनदर इज रोम। ठीक है, एक आपने कहा कि एक हमारे पास क्या होगी, तो एक हमारे पास रैम होगी, ठीक है, और अगली हमारे पास क्या होगी, तो हमारे पास रोम होगी। ठीक, अब रैम और रोम हो गई, अब इसके अलावा भी कोई और क्लासिफिकेशन होता है क्या, यस, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अब आपको रैम के अंदर दो क्लासिफिकेशन मिलते हैं, यानी कि दो टाइप की आपको रैम मिलती है, और जब रोम देखते हैं आप तो आपको यहाँ पर तीन टाइप की रोम दिखाई देती है। ठीक है, कौन कौन सी है, तो एक आपने कहा सर एस रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है, और दूसरी कौन होगी, एक होगी डी रैम, ये हो गई आपकी। एक क्या हो जाएगी आपकी एस रैम, दूसरी क्या हो जाएगी डी रैम। जब रोम की बात करते हैं तो एक आपके पास आती है पी रोम, ठीक है, फिर आपके पास क्या आता है, आप कहेंगे इसके बाद जो है हमारा वो आता है आपका ईपी रोम, और फिर क्या आता है तो डबल ईपी रोम। ये आपके क्लासिफिकेशन थे। आपने यहां तक जो पढ़ा ये सारा प्राइमरी के अंदर चल रहा था। ठीक है, ये सब किसके अंदर चल रहा था, प्राइमरी के अंदर। अब आपके पास जो है वो आने वाली है क्या, तो आपके पास आएंगी ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे आपको सेकेंडरी या फिर कहें हम ऑक्सिलरी मेमोरी दिखाई देगी। क्या होती है ये, तो क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, प्राइमरी मेमोरी की साइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी मेमोरी पर जाना पड़ता है। प्राइमरी मेमोरी की साइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होने की वजह से सेकेंडरी मेमोरी या एक कोई ऑक्सिलरी या कोई आउटसाइड यूनिट जो होती है, आउटसाइड मेमोरी यूनिट जो होती है, एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट होती है, उसका यूज करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने मेन मेमोरी जो है उनकी जगह पर क्या यूज किया है, आपका सेकेंडरी मेमोरी। हालांकि आप जब मेन मेमोरी देखते हैं तो उसमें हमने एक चीज और पढ़ी थी कि वो नॉन वोलेटाइल होती है रैम रोम, और वॉलेटाइल होती है रैम। तो क्योंकि रैम वोलेटाइल होती है इसलिए भी हम सेकेंडरी पे जाते हैं ताकि हमारा डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहे। ठीक है, और इन सब इशू के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये मेमोरी जो है लार्ज होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, लार्ज होगी और नॉन वोलेटाइल होगी। आप सब समझते हैं, क्योंकि आपने अगर पेन ड्राइव में कोई डेटा स्टोर करके रखा तो इसलिए थोड़ी रखा कि वो डिलीट हो जाए ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए अब इस ये जो मेमोरी है ना इसको एक्सटर्नल मेमोरी या फिर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। ये मेमोरी जो होगी वो स्लो होगी हमारी
इंटरनल मेमोरी से। ये जो है मेन मेमोरी से, प्राइमरी मेमोरी से, इंटरनल मेमोरी से स्लो होती है, ठीक है। दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली, हमेशा के लिए स्टोर करने के लिए होता है। सीपीयू, अब सीपीयू के साथ क्या होता है, सीपीयू कभी भी डायरेक्टली एक्सटर्नल मेमोरी से डेटा को रीड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूं तो ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। आपके पास अपना पीसी या सीपी लैपटॉप या मोबाइल होगा, अगर उसमें डेटा स्टोरेज फुल हो जाता है, मतलब जैसे कि 114 GB अगर आपके पास मोबाइल में अवेलेबल है और वो पूरा की पूरा फिल हो गया है, उसने कहा है कि देर इज नो स्पेस फॉर दिस फोटोग्राफ, आपने फोटो क्लिक किया और फोटो क्लिक करने के लिए भी, फोटो सेव करने के लिए भी 5 MB भी खाली नहीं बची आपके पास, 6 MB भी खाली नहीं बची। अब आप सोचेंगे कि मेरा मोबाइल तो फुल हो चुका है, अब मैं क्या करूं, अब मैं एक काम करता हूं, एक पेन ड्राइव परचेस कर लेता हूं या मेमोरी कार्ड परचेस कर लेता हूं, जो मैं मेरे फोन में इंसर्ट कर दूंगा तो मेरा डेटा जो है और मतलब मुझे स्पेस मिल जाएगी, अभी तो मेरे पास फुल हो गया। पर याद रखना, अगर आपके पास आपके मोबाइल की प्राइमरी स्टोरेज यानी कि मेन मेमोरी फुल हो गई है, तब सेकेंडरी मेमोरी भी वहां पर काम नहीं करेगी, क्योंकि सीपीयू कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट डेटा रिट्रीव नहीं करता है। पहले वो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेगा, उसको आपके प्राइमरी मेमोरी में डालेगा, फिर सीपीयू जो है उसको रीड करता है। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है, सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस द मेमोरीज, इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड विया इनपुट आउटपुट रूटीन्स, बीआईओएस के थ्रू जाएगा या फिर आपके वो रैम या रोम में आएगा और उसके बाद आप इसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है आपके पास, कंटेंट ऑफ द सेकेंडरी मेमोरीज आर फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू द मेन मेमोरी एंड देन सीपीयू कैन एक्सेस इट, फॉर एग्जांपल डिस्क, सीडी रोम और डीवीडी। आपको मैंने जो भी समझाया वही पॉइंट यहाँ पर फिर से लिखा हुआ भी है, ठीक है। क्लियर ये बात। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, बड़े आसान आसान से हैं, आपने जो भी पढ़ा वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप बात करें कि ये इसमें किस तरीके से सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, तो मैग्नेटिक या ऑप्टिकल मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है, पहली चीज होगी आपकी। इसको बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, बैकअप मेमोरी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आप डेटा बैकअप के लिए रखते हैं। नॉन वॉलेटाइल होती है, ये भी आपको सबको पता है। डेटा जो है परमानेंटली स्टोर होगा, ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, स्विच ऑफ होने पर डेटा डिलीट नहीं होगा, है ना, ये एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए होता है। अच्छा, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंप्यूटर हमेशा, मैं यहां लिख देता हूं, बट कैन नॉट क्या लिखा है, कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर चलाया जा सकता है, विदाउट पेन ड्राइव, विदाउट हार्ड डिस्क आप कंप्यूटर चला सकते हैं, बट प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, अब क्या इसमें स्टोरेज बड़ा था, क्या आपका सेकेंडरी मेमोरी जो है उसका स्पेस, उसकी कैपेसिटी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा थी प्राइमरी मेमोरी से, आप कहेंगे यस सर, मेरे मोबाइल का जो अभी एक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 6 GB प्लस 128 GB, ठीक। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने यहाँ पर है, इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही मेरा प्राइमरी मेमोरी आती है, क्या आती है, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, मेरे मोबाइल की। लेकिन मैंने क्या किया, इस मोबाइल में एक आपका अलग से हार्ड डिस्क लगा दी, या फिर उसको कहेंगे मैं मेमोरी कार्ड यूज कर लिया मैंने। और जो मैंने मेमोरी कार्ड यूज किया है वो मेमोरी कार्ड है मेरा 1 TB का, कितने का है, 1 TB का मेमोरी कार्ड। अब आप मुझे बताइए, क्या मेरे मोबाइल की जो स्टोरेज है वो ज्यादा बड़ी है सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में मेरी स्टोरेज बढ़ गई, 1 TB हो गई, और प्राइमरी में क्या थी, केवल 128 GB थी। तो अब इन दोनों में से फास्ट कौन सी होगी, फास्ट होगी जो स्पेस का मतलब जिसका साइज छोटा होगा वो फास्ट होगी, और जो आपने बाहर से एक्सटर्नली यूज किया है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि उसका स्पेस या उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है ये बात, है ना। तो स्लोअर होती है, थोड़ी सी स्लोअर होती है, किससे, तो प्राइमरी मेमोरी से। अब आते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम पर, किस पर, सॉफ्टवेयर पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं,
सॉफ्टवेयर वो चीज होती है जो आपके हार्डवेयर को चलाने का काम करती है। आप ये सब भली भांति जानते हैं। ये वही काम करती है जैसे हमारी बॉडी में सोल। ये हमारे कंप्यूटर की आत्मा है, सोल ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है ना? कंप्यूटर की आत्मा कहलाता है। क्यों कहलाता है कंप्यूटर की आत्मा? क्योंकि आपकी बॉडी जिस तरीके से केवल एक हार्डवेयर है और इसको चलाने के लिए आत्मा नाम की कोई चीज आपके पास है, सोल नाम की कोई चीज है जिससे आपकी बॉडी चल रही है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए, वैसे ही हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या जरूरी होता है? तो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर जरूरी होता है। ठीक है, चलो। अब सॉफ्टवेयर क्या हैं? तो सॉफ्टवेयर एक तरीके के प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं। ये क्या होते हैं सॉफ्टवेयर? तो आप कहेंगे इट इज अ प्रोग्राम। ठीक है, टू रन द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर वी नीड दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज नोन एज सॉफ्टवेयर। ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ही प्रोग्राम होता है। ठीक है, टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? तो एक होता है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, दो टाइप के सॉफ्टवेयर। जब आप बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, अब समझते हैं व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर पे भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की बेसिक खुद की जो एप्लीकेशन होती है उनको रन करवाने के लिए यूज होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप सबसे पहले ये समझे कि जैसे आप लोगों ने न्यू स्मार्टफोन खरीदा, न्यू स्मार्टफोन आप खरीदते हैं तो उसको जब आप ऑन करते हो पहली बार, तो वहां पर आपसे एक मेल आईडी मांगी जाती है। ठीक है, आपसे वो क्या पूछता है? आपकी मेल आईडी इनपुट करने को कहता है। जब आप मेल आईडी इनपुट करोगे तो ये किसकी होगी? या तो ये जीमेल की होगी, 99% इसी की होती है, क्योंकि अंदर आप जब ओपन करोगे तो आपको क्रोम चलाना है, आपको एक जीमेल चलाना है, तो गूगल की होती है। ठीक है, आपने जीमेल एंटर कर दिया, तो ये किसने आपसे पूछा? ये आपसे गूगल ने पूछा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है जो गूगल के द्वारा बनाई गई है। आपके मोबाइल में, एंड्रॉइड फोन में एक ऑलरेडी एक आपके पास एप्लीकेशन आएगी जो कौन बनाएगा? गूगल बनाएगा। ठीक है, हाँ, विंडोज के बारे में भी बात करेंगे। तो आपने क्या कहा कि ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है ये बात? अच्छा, अभी और आएगा है ना वो सारी बातें। जो विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, वो भी क्या होता है? तो वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन मैं आपको जो सेम लेवल पे कंपैरिजन बता रहा हूँ। अब ये आपने जब स्टार्ट किया था तब हो गया, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाया। वहीं पर जब आपने अपना फोन चलाया लेकिन आपको ऐसा लगा कि सर मुझे किसी से चैटिंग करना है, मुझे किसी से बात करना है, मुझे किसी से वीडियो कॉल करना है, जिसके लिए अब तो आपके पास कई सारे टूल है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सारे हैं। लेकिन पहले ना केवल व्हाट्सएप आया था जिसने वीडियो कॉल इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, तो आपने क्या किया? किसी से वीडियो एडिशनली आपने अपना फोन लेने के बाद उसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल किया। ठीक है, तो ये जो व्हाट्सएप इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, तो ये व्हाट्सएप आपने आउटसाइड पार्टी या थर्ड पार्टी या गूगल आपका प्ले स्टोर है वहां से इंस्टॉल किया। इसलिए, और ये स्पेशल पर्पस के लिए, आपके किसी एप्लीकेशन, आपके किसी यूज के लिए आपने इंस्टॉल किया है, इसलिए ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपने ये, अगर आपको व्हाट्सएप समझ में नहीं आता तो कोई गेमिंग ऐप आपने डाउनलोड की है, इंस्टॉल की है, गेमिंग ऐप की भी बात कर ले तो वो भी क्या कहलाएगी? वो भी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में की कैटेगरी में आती है। जो इनबिल्ट होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जनरली दीज आर इनबिल्ट। ये बात समझ गए? तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये जो होते हैं इनबिल्ट एप्लीकेशंस होती हैं। ये क्या होती हैं? जनरली दीज आर इनबिल्ट एप्लीकेशंस। ठीक है, अब बात करें, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर डिजाइन टू रन दी कंप्यूटर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। ठीक है, प्रोग्राम को और हार्डवेयर दोनों को चलाने के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
System software coordinates the activity and the functions of the hardware and the software. ये जो होते हैं ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक कनेक्टिविटी बनाने का काम करते हैं. इन एडिशन इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट और प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टू वर्क इन. अभी मैंने आपको दो बातें बताई है. जैसे मैंने आपको बताया था कि गूगल ने आपसे ईमेल आईडी मांगी, ठीक है, लेकिन अब आपने क्या यहां पर इंस्टॉल किया, ध्यान से सुनना, आपने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया. आपने जब इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया तो कई बार आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम जो है वो गूगल की आईडी से, फेसबुक की आईडी से, या आप न्यू आईडी बनाकर भी इसको चला सकते हैं. तो एक्चुअल में गूगल या आपका जो पहले से सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किसी नए सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. नया सॉफ्टवेयर जो है वो इसके ऊपर चल सकता है, रन कर सकता है, इस पे डिपेंडेंट हो सकता है. ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है. और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो जैसा अभी विनय ने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम. सर कौन है इसका बेस्ट एग्जांपल? ऑपरेटिंग सिस्टम. क्योंकि जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो सबसे पहले, जैसे अभी हमने कुछ बातें करी कि जैसे सबसे पहले जो है ना बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑन होता है, वही एक प्रोग्राम है, वही एक सॉफ्टवेयर टाइप का प्रोग्राम होता है जो हमारे डिवाइस को रन करने के सबसे पहले, पावर ऑन करने के जस्ट बाद, पीओएसटी के जस्ट बाद, ये पहले अपने सारे चेकअप्स करता है, सारी चीजें देखता है. ठीक है, मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की सारी बातें बीआईओएस करता है. लेकिन जो पूरा सिस्टम ऑन होता है, जो इंटरफेस आपके पास है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. वो पूरा की पूरा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारे सिस्टम में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, इसलिए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है. ओएस का यहाँ पर फुल फॉर्म जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके बारे में हम और बातें करेंगे. अब आपको मैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर बता देता हूं कि कितने टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग बात कर सकते हैं कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं. जैसे हम बोले, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो कि अभी आप बता भी रहे थे. एक आपका लैंग्वेज सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज प्रोसेसर भी हो सकता है. लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब जो आपकी लैंग्वेज को समझे, या लैंग्वेज की जो अभी मैं आपको बताऊंगा, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज आपको मैंने थोड़ी बहुत बताई थी, उससे रिलेटेड है. ठीक है, फिर डिवाइस ड्राइवर हो सकते हैं. डिवाइस ड्राइवर कैसे हो सकते हैं? सर जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक पीसी परचेस किया और पीसी में मैंने इनिशियली उसमें एक माउस इंस्टॉल किया, एक उसमें मैंने कीबोर्ड लगाया हुआ है ना, इसी में आपने एक प्रिंटर लगाया हुआ है, और इसी में आपका एक लगा हुआ है बायोमेट्रिक का स्कैनर. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आजकल तो लैपटॉप्स भी आते हैं ना बायोमेट्रिक से ऑन होने वाले, आप अपने फिंगरप्रिंट यूज करके उसका लॉक कर सकते हैं. तो जब आपने पहली बार इन सब चीजों को इंस्टॉल किया होगा अपने सिस्टम में, तो आपने देखा होगा कि आपके पीसी के बॉटम साइड में, कहां पर, मैं बता देता हूं आपको, ये आपका पीसी है मान लीजिए. जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो उस सिस्टम के यहाँ राइट बॉटम साइड जो होता है ना, यहाँ पर एक छोटा सा विंडो पॉपअप होता है जब आप कुछ भी माउस वगैरह इंस्टॉल करते हैं उसमें. ठीक है, तो माउस वगैरह इंस्टॉल करते समय यहाँ पर एक विंडो, एक छोटा सा पॉपअप होता है, उसमें लिखा होता है कि आपका जो है वो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉलिंग, है ना, यहाँ लिखा रहता है डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉलिंग, कुछ ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है. तो वही चीज आपका डिवाइस ड्राइवर होते हैं. लेकिन जब आप दोबारा जब अपना पीसी शट डाउन करके ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तब ये दोबारा आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एक बार जो आपने उसमें अटैचमेंट दिए हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर वगैरह, उसका ड्राइवर ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल है. यही आपका एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात आती है. ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम बात करेंगे, हमारी स्पेशल यूटिलिटी के लिए होते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं. लिंकर लोडर की भी बात हम लैंग्वेज प्रोसेसर में आगे करेंगे. तो ये आपके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ठीक है, अब इसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. ऑपरेटिंग सिस्टम में कई बार, ऑपरेटिंग सिस्टम से कई बार क्वेश्चन पूछे हुए, उनके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं. बात करें, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. पहली बात तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है? क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्या ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है? क्या ये आपका स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर है? तो आप कहेंगे सर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना. इसके लिए आप पहली प्रेफरेंस जो देंगे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को देंगे, विच कंट्रोल्स सीपीयू, और सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट्स, फिर आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इन सभी चीजों को जो कंट्रोल करता है इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. वो आपका क्या है?
तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? तो इट वर्क्स एज द इंटरफेस, ये इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए और हमारे हार्डवेयर उन दोनों के बीच में इंटरफेस यानी कि इंटरमीडिएटर का भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इट वर्क्स एज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर, यूजर एंड द कंप्यूटर। आपके पास पीसी है, पीसी आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपका एक तरीके का केवल और केवल क्या है? हार्डवेयर। वो क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, अब उस हार्डवेयर को अगर आप ले भी आएंगे विदाउट एनी सॉफ्टवेयर तो वो कुछ काम का है क्या? नहीं, वो कोई काम का नहीं है। हार्डवेयर को तो आप केवल देखते रह जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप भी बैठे हैं सामने और आपके सामने पीसी भी रखा है, पीसी भी रखा हुआ है, अब आप एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई काम का नहीं है, जब तक कि उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाला या एक काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं वो इंस्टॉल नहीं होगा या वो नहीं होगा, तब तक वो आपका पहली बात तो सिस्टम काम नहीं करेगा। अब मान लीजिए आपने विंडोज 7 उसमें इंस्टॉल किया, विंडोज 10 आपने इंस्टॉल किया, विंडोज 11 आपने इंस्टॉल किया उसमें, तो होगा क्या? या फिर लिनक्स है आपके पास, लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, विंडोज का हो गया, है ना? तो ये सारी चीजें जो है ये जब आप उसमें स्टार्ट करते हैं तो आपको एक एक फ्रंट पेज दिखाई देता है। स्टार्टिंग के टाइम पे विंडोज लिखा हुआ आता है, आपका आपसे पासवर्ड मांगता है वो, फिर उसके बाद आपके पास एक डिस्प्ले यूनिट, जो आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है वो आपको एक मेन स्क्रीन देती है जिसको आप बोलते हैं मॉनिटर पे कुछ दिखना। तो वो मॉनिटर पे जो दिखाई दे रहा है उसी पर तो आप क्लिक करके अपना कंप्यूटर चलाते हैं, उसी से तो आप समझते हैं कि मेरा सिस्टम ऑन हो चुका है। तो कंप्यूटर और यूजर इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? उसके बाद बात करें हम लोग द मेन ऑब्जेक्टिव इज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस ऑफ द कंप्यूटर। फालतू की बात है, आपके कंप्यूटर में जो भी रिसोर्सेस है चाहे वो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हो, मेमोरी से रिलेटेड हो, वो सब मैनेज करने का मैनेजमेंट का काम किसका होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ये जो मैनेजमेंट की यहाँ पर बात की गई है उस मैनेजमेंट के टाइप्स बता दिए गए हैं कि कौन कौन से टाइप के मैनेजमेंट आपको यहाँ पर कर रहा है आपका डिवाइस या आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलो, तो इतनी बातें अगर समझ में आती है तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी अभी खत्म नहीं हुआ है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, पर मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सभी लोगों को इनके एग्जाम्पल रटना ही है ना? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई है, तो विंडोज के होते हैं, एमएस डॉस होता है, मैकिनटोश होता है, यूनिक्स होता है, लिनक्स होता है, एंड्रॉइड होता है। अब मैकिनटोश जो है ये आपका एप्पल के लिए है। किसके लिए है? एप्पल के लिए। ठीक है, एंड्रॉइड जो है वो आपके मोबाइल में आता है ना? मोबाइल ऑफ ओएस है ये। ठीक है, या टैब में भी आ जाता है, ये तो टैब ओएस भी बोल दीजिए इसको, है ना? और आपका ये विंडोज जो है ये आपके मोबाइल प्लस आजकल दोनों में आता है ना, ये मोबाइल में भी आ जाता है और आपका पीसी में भी आ जाता है, मोबाइल प्लस पीसी दोनों का है, पीसी में भी आ जाता है ये। ठीक है, यूनिक्स और लिनक्स जो है ये उबंटू वगैरह जो है वो सब आपके क्या आते हैं? ओ से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, उबंटू भी जो है आपका एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, अब एक और नया टाइप है। एक तो अब डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात करते हैं तो उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये और इसके बाद एक और टाइप बताऊंगा मैं आपको। ये तो बेस्ड ऑन यूजर है ना? बेस्ड ऑन यूजर है। एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। इसका थोड़ा सा नाम याद रखेंगे, ये पेपर में आ सकता है। सिंगल यूजर मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया और वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, अरे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है वो आपके लिए ही केवल यूज हो रहा है, उसको केवल आप यूज कर पा रहे हैं, ऐसा कहलाता है सिंगल यूजर। और मल्टी यूजर मतलब एक से ज्यादा यूजर जब उसको यूज कर सके। सिंगल यूजर के एग्जांपल आप याद रखेंगे, एमएस डॉस हो गया आपके पास,
एक आपके पास MS DOS हो जाएगा, है ना, एक आपके पास विंडोज का MS विंडो ये जो है ये हो जाएगा, फिर आपके पास लिनक्स हो जाएगा। ये सारे आपके क्या हैं, तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, जो ये सिंगल यूजर और मल्टी यूजर, ठीक है। अब आता है हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी टाइप्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको मैं बोलूं तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ओपन सोर्स हो जाएगा, क्लोज सोर्स हो जाएगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर दोज हुज सोर्स कोड इज पब्लिकली अवेलेबल। मतलब जो उस सिस्टम को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा गया है, जो जिसके थ्रू, वो जिस कोड के थ्रू बनाया गया है, इट इज ओपन फॉर ऑल। इसमें आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उस ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं इफ यू आर एक्सपर्ट इन दी CS। ठीक है, कंप्यूटर साइंस फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। सभी लोगों के बस की बात ये नहीं होगी, राइट। तो क्या होता है, इनका जो डोमेन कोड या सोर्स कोड जो होते हैं वो पूरे पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। दिस मीन्स दैट anyone can view, modify and distribute the code. They are often developed and maintained as a community effort. जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ABC, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ABC, उसके कोड लिख दिए गए हैं, सोर्स कोड लिख दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको वो पब्लिक में अवेलेबल करा दिए गए हैं। पब्लिक में अवेलेबल कराए तो पब्लिक ने देखा कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, उसमें ये चीज की थोड़ी सी कमी है, इसको हम एडिशनली ऐड कर दें तो शायद ये चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ऐसी चीज जो होती है, कैसी चीज जो होती है कि उसमें कोई चीज को ऐड कर देना, है ना, किसी चीज को जो है आपको अपडेट कर देना, करेक्ट कर देना, इजी कर देना। तो उसकी वजह से मैंने बनाया था ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने उसमें कोई नया कोड ऐड करके उसको इजी बना दिया, इजी टू यूटिलाइज हो गया, इजी टू ऑपरेट हो गया, इजी टू आपका अंडरस्टैंड हो गया, है ना, इंटरफेस उसका आसान हो गया। आपको जो दिखता है मॉनिटर पर वो इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। तो वो इजी बना देगा और वो फिर आपने क्या किया, उसको फिर पब्लिक कर दिया, सब लोगों के लिए वो पब्लिक हो चुका है। तो धीरे 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 करके ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होता जाता है। ये पब्लिक के द्वारा डेवलप किया जाता है, पब्लिक के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कम्युनिटी एफर्ट लिखा है, ठीक। चलिए, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी तरफ से तो आप देख लें, एक बार मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन आप इसको खुद से सेल्फ स्टडी करें। जैसे सोर्स कोड अवेलेबल है ना, इसमें सभी लोगों के लिए सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं। कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट है, ये बात अभी मैंने आपको समझा दी कि ये जो कोड होते हैं इसके कोई भी व्यक्ति, कोई भी कम्युनिटी या कोई भी लोग जो है उसको चेंज कर सकते हैं। कॉस्ट जो है, ये जो होते हैं ना, ये लो कॉस्ट या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओपन टू ऑल है, सभी लोगों के लिए। देखिए, कॉस्ट में टिपिकली फ्री टू डाउनलोड एंड यूज, दो सम कमर्शियल वर्जन्स में चार्ज अ फी, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कमर्शियल यूज होता है उसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का कमर्शियल यूज के समय आपको पैसे को चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज ये फ्री होते हैं, है ना। नेक्स्ट लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप कस्टमाइज कर सकते हैं उसको, ये आपको यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट मिलते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, ठीक है। Due to transparency of the code, bugs and security vulnerability can be identified and fixed quickly by the community. अब गड़बड़ ये है कि ओपन टू ऑल है, ओपन टू ऑल है तो कोई भी इसमें कोई भी गलत मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। लेकिन फायदा ये होता है इसका कि जब आपका ये कोई गड़बड़ होती है तो वो बहुत जल्दी वापस पकड़ में भी आ जाती है। इसका मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि गूगल ने, इंडिया में अक्सर ये न्यूज फैलती रहती है कि इंडिया के एक 10 साल के बच्चे को, एक 20 साल के बच्चे को, एक 12th पास बच्चे को गूगल जो है वो 10 लाख रुपीज इनाम देगा, क्योंकि गूगल में बग्स उसने पता किया। गूगल की कोई भी साइट देख लीजिए, एप्लीकेशन देख लीजिए, उसमें बग पता किया था उसने, जिसकी जो जो उसने लूप होल पता किया था, जो बग पता किया था, जो उसमें एरर फाइंड आउट की थी उसने, ये आगे चलकर हो सकता कि गूगल को बड़ा नुकसान देकर जाती, और वो अभी से आइडेंटिफाई हो चुकी है, अभी से पकड़ में आ गई है। इसलिए कई बार गूगल कुछ अपनी तरफ से अवार्ड या रिवॉर्ड भी देता है जो इसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर अगर हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें तो इसकी सिक्योरिटी का कंसर्न जरूर होता है, लेकिन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू आइडेंटिफाई दैट एरर उसमें जो आई है, ठीक है। इनोवेशन की बात करें, अब
देखो गूगल जैसा जो विंडोज जैसा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्वयं बनाया है। विंडोज आपको परमिट नहीं करता है कि यू कैन चेंज, यू कैन मॉडिफाई दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम को पब्लिक या कम्युनिटी मॉडिफाई कर सकती है, उसमें एक चीज ये होगी कि उनका खुद का इनोवेशन उसमें इंक्लूड होगा। दैट्स व्हाई ये जो है, ये ओपननेस फोस्टर्स रैपिड इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू फीचर्स, उसमें नए नए फीचर्स को ऐड किया जा सकता है। बात करें यहाँ पर सपोर्ट की, है ना, तो ये क्या है, ओपन ऑफन अवेलेबल थ्रू कम्युनिटी फोरम्स, wikis and online documentation, commercial support providers may also be available। इसका मतलब इसके लिए आपको सपोर्ट जो है वो इंटरनेट पर भी मिल सकता है ना, आपको कोई कम्युनिटी की फोरम जो है, फोरम भी आपको इसके बारे में सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है जो आपको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन साथ ही साथ जब आप ओपन सोर्स उनकी बात करते हैं तो आपको यहाँ पर एडवांटेजेस सारे दिख जाएंगे, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स याद रखना होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो क्या है, वो इसके एग्जाम्पल है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपके जितने एग्जाम्स, चाहे आप एमपीपीएससी का देख लें, चाहे रेलवे का देख लें, चाहे एसएससी का देख लें, चाहे व्यापम का देख लें, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको इनिशियली ही बोल दिया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर हम बात करें तो इसके कुछ एडवांटेजेस में कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंप्रूव्ड सिक्योरिटी होती है, फास्टर इनोवेशन होता है ना, और फ्रीडम फ्रॉम वेंडर लॉक इन होता है, मतलब इसको कोई भी लॉक नहीं करेगा, ये जो किसी के अंडर में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल देखें तो लाइनेक्स सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसी के अंदर आपको उबंटू, फेडोरा, डेबियन, मिंट, ये सारे नाम अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। एंड्रॉइड जो आपका लिनक्स बेस्ड एंड्रॉइड होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और फ्री बीएसडी आपके क्रोमियम ओएस जो होते हैं, ये कुछ एक्सटेंड तक आपके फ्री या ओपन सोर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आपका क्लोज्ड सोर्स के बारे में। ये तो आपका अलग अलग टाइप, एक मिनट, हाँ, अब पहले क्लोज्ड सोर्स के बारे में बात कर लें, देन उसके बाद हम लोग, 1 सेकेंड, चलिए हमें बात करना है यहां पर अभी क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। चल बताया जाए आपको क्लोज्ड। अब पूरा रिवर्स कर दीजिए, जो आपने अभी तक पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने अभी तक, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, अब आप इसको पूरा उल्टा कर दीजिए, क्लोज्ड सोर्स पे पढ़िए। क्या होगा, इनके सोर्स कोड जो हैं वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, पब्लिक के लिए। ठीक है, और अगर ऐसा है तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके मोबाइल में, जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, जिनको आप कहते हैं आपके विंडोज के सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएस विंडोज जो है, जिसे आपने कहा कि मेरे पास एक फोन है जो कि किस पे बेस्ड है, तो वो मेरा विंडोज पर बेस्ड है। मेरे पास एक फोन है जो कि किस पर बेस्ड है, एप्पल का फोन है जो बेस्ड है मेरा मैकिंटोश यानी मैक ओएस पर। मैक ओएस मतलब मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मैक ओएस जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आईबीएम का AIX जो है, ओरेकल का जो सोलेरिस होता है, ये सारे की सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। इनके सोर्स कोड का आपको नॉलेज नहीं होता है, ये इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है जो कि कंपनी खुद अपने पास रखती है। ठीक है, तो इनके फायदे भी कुछ होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक तो वही चीजें होंगी कि सपोर्ट कंपनी का ले पाएंगे, ईज ऑफ यूज, मतलब यहाँ पे जो डिजाइन और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आपको मिलता है। कॉस्ट जो होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है, आपको लाइसेंस वर्जन खरीदना पड़ता है, इसमें पे करना पड़ता है, कुछ फी देना पड़ती है। सेंट्रलाइज डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ये डेवलपमेंट जो है आपको एक ही बॉडी जो होगी वो करेगी, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं होता है ना। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कोड जो होंगे, मतलब इसके जो डेवलपर होंगे वही इसका कोड रखेंगे, है ना। ये चीजें जो होती हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लिमिटेड कस्टमाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रीवियसली बोला कि कस्टमाइज किया जा सकता है, लेकिन क्लोज्ड सोर्स को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्लोज्ड सोर्स का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। आप एप्लीकेशंस ये जो होते हैं आपके सिस्टम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, किनकी बात कर रहे हैं, सिस्टम एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की जब बात करते हैं तो आपके पास एक चीज और आ रही है लास्ट, जिसको आप बोलते हैं
ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ लिखा हुआ है बैच टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा टाइप का? बैच टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर कौन सा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर कौन सा? टाइम शेयरिंग या मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? यहाँ पर पंच कार्ड टाइप का, जो आप इनिशियल कंप्यूटर्स जो देखते थे वो पंच कार्ड के होते थे, ठीक है, उस टाइप के होते थे, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। रियल टाइम क्या होता था? जो साइंटिफिक रिसर्च वर्क में जो यूज होते हैं, एविएशन इंडस्ट्री में होते हैं, स्पेस में जो यूज होते हैं, वो आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? मोर देन वन यूजर वर्क ऑन द सेम प्रोग्राम ऑन डिफरेंट टाइम या एट डिफरेंट टाइम। ये आपका तीन टाइप के बेसिक और हैं जिनका आप ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आपको तीन टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम बताया है। सिंगल यूज, मल्टीपल यूज, ओपन सोर्स, क्लोज्ड सोर्स, और बेस टाइप, रियल टाइम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।